Education, and my name is Richa Tyagi, and today in this video now I am going to start the most awaited topic. और जो आज का टॉपिक है वो है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन, राइट। अकाउंटिंग इक्वेशन क्लास 11th का प्रैक्टिकल पोर्शन का सबसे बेसिक पार्ट है जो हमें अच्छे से समझना चाहिए ताकि हमें चीज़ों की क्लैरिटी हो कि क्यों इस अकाउंटिंग को ड्यूअल एस्पेक्ट कहा जाता है, कैसे असेट और लायबिलिटीज को बराबर लाया जाता है, कैसे कैसे चीज़ों को करा जाता है, ठीक है। तो अब तक जो मैंने वीडियो डाली वो 12th की डाली थी, तो जो 12th में है वो उनके लिए वो यूज़फुल होंगी, तो आप लोग मस्ट वॉच कीजिएगा। लेकिन आज मेरा आई गेस सबकी बुक्स होंगी, तो बुक्स में चैप्टर 6 और आइदर चैप्टर 5 और 7 व्हाटएवर जो भी चैप्टर का नंबर होगा वो होगा। तो टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन। तो बिफोर स्टार्टिंग की प्रैक्टिकल पोर्शन क्या है, थोड़ी सी हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि हम इसे क्यों बना रहे हैं और इसका क्या यूजेज है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट पहले बेसिक कि अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या, क्लियर। तो उसके लिए सबसे पहले जो हमें चीज समझनी है वो समझनी है कि अकाउंटिंग इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है। It is a mathematical expression. Why we say mathematical expression? Mathematical expression इसलिए है क्योंकि ये हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन है। प्रैक्टिकल पोर्शन मतलब कि इसमें हम लोग वैल्यूज से डील करेंगे, नंबर्स में खेलेंगे, ठीक है। अभी तक जो आपने 11th के चैप्टर्स पढ़े होंगे वो सारे थ्योरेटिकल थे, क्योंकि उसमें आपको बताया जा रहा था कि कौन सी चीज असेट है, कौन सी चीज लायबिलिटी है, कौन सी चीज क्यों कहाँ कैसे आ रही है, ठीक है। अब हम उसका इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, अब हम उसको समझ रहे हैं कि जो अमाउंट आता है, हम फर्नीचर खरीद रहे हैं, हम परचेज कर रहे हैं, हम सेल कर रहे हैं, वो अमाउंट माइनस होगा, प्लस होगा और उसका क्या इफेक्ट आएगा, राइट। तो क्या बोला मैंने, अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। दिस इज द फर्स्ट कीवर्ड ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। अगर आपसे पूछते अकाउंटिंग इक्वेशन एक्सप्लेन करो तो पहला कीवर्ड क्या है, इट इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन which shows, what does it show? It shows assets and liabilities are always equal, ठीक है। अभी इक्वल समझ नहीं आएगा, बट देखो अगर मैं आपको बहुत प्यार से चीज समझाऊं तो उसका क्या मतलब है। मान लो मैंने फिर से मैं वो एग्जांपल लूंगी कि मेरी कंपनी है, ठीक है, मेरी कंपनी कपड़ों में डील करती है, राइट। तो मैं जब कपड़े बनाऊंगी तो उसके लिए मुझे सबसे पहले रॉ मटेरियल खरीदना होगा, फैब्रिक हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीजें हो गई। तो वो मैंने क्या किया, मैंने परचेज करी। अब उसका आप इफेक्ट देखो, मैंने जब परचेज करी तो मेरे पास सामान आया, राइट, मेरे पास सामान आया तो मेरे पास उस सामान का स्टॉक हुआ ना, पर उसके बदले में मैंने क्या दिया, कैश दिया। तो जितने की चीज मेरे पास आई उतने से मेरा कैश भी कम हो गया। तो कहीं ना कहीं ये चीज क्या है कि हमारी एक चीज बढ़ती है तो दूसरी घटती है, या ऐसा होता है कि दोनों ही बढ़ती हैं, ठीक है। अभी चीजों को पढ़ेंगे तो इसको मैंने क्या बोला कि जब हम लोग डील करेंगे, ठीक है, जैसे मान लो मैंने कोई सामान लिया, वो उधारी पे लिया, तो मेरे पे सामान तो आया, पर मैंने उधारी पे लिया तो मेरे पास से कैश तो गया नहीं, पर उधारी तो बढ़ी ना, सामान भी बढ़ा और उधारी भी बढ़ी कि अभी मुझे इन लोगों के पैसे भी चुकाने हैं, ठीक है। तो हमारे जब असेट लायबिलिटीज को हम मैच करेंगे तो हमारे पास ये आता है कि साल भर में जो भी ट्रांजैक्शन होंगी हम उसका जब टोटल करें तो हमारी सारी असेट हमेशा लायबिलिटीज के इक्वल आए। अगर हमारी असेट लायबिलिटी के बराबर नहीं आई, इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं कोई ट्रांजैक्शन या तो रिकॉर्ड नहीं करी, और रिकॉर्ड करिए तो या तो अमाउंट गलत डाला, और अगर अमाउंट गलत भी नहीं डाला तो हमने रिकॉर्ड करी ही नहीं, ठीक है। तो ये इसका मतलब है। तो मैंने दो चीजें बताई, क्या कीवर्ड है, इट इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। व्हाट इट इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन which shows assets and liabilities are always equal, हमेशा बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट इसमें आता है, होता क्या है जब आपसे अकाउंटिंग इक्वेशन पूछ लेंगे, इसके आपके कैरेक्टरिस्टिक पूछेंगे। तो डेफिनेशन में तो दो ही पार्ट थे, मान लो कैरेक्टरिस्टिक आपके पास 3 नंबर की आ गई, तो उसमें एक पॉइंट आप ऐड कर देते हैं। पहला पॉइंट क्या है, इट इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। Second, it shows that assets and liabilities are always equal, and third, it shows कि it is a dual aspect concept. Dual aspect concept हमने शायद फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होता है। Dual aspect concept क्या होता है, डबल एंट्री सिस्टम, कि हमारे अगर कोई ट्रांजेक्शन डेबिट की है, हमारी कोई ट्रांजेक्शन अगर डेबिट की है तो उसके अगेंस्ट में
अगेंस्ट मतलब उसके रेस्पेक्ट में हमारी कोई क्रेडिट की चीज भी होनी चाहिए। तो ऑलवेज कोई भी ट्रांजेक्शन हो उसके दो इम्पैक्ट होने चाहिए, उसके दो जगह पे इफेक्ट आने चाहिए, राइट। तो मैं दोबारा बोल रही हूँ, अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन which shows that assets and liabilities are always equal. Third portion that it is a dual aspect concept. हम यहाँ पे सिंगल एंट्री नहीं कर रहे, अगर सिंगल एंट्री कर रहे होते तो क्या होता, फिर तो हमारी ऐसे लायबिलिटी होती नहीं ना, फिर तो मैच ही नहीं करती, प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है सीधा अमाउंट निकाल देते। बट ऐसे नहीं करना है, हमें असेट लायबिलिटीज को दोनों को अलग अलग रिकॉर्ड करना है और फिर उसको मैच करना है। आई होप ये चीज समझ में आएगी कि अकाउंटिंग इक्वेशन है, ठीक है। अब हमें जो समझना है कि अकाउंटिंग इक्वेशन की एक बेसिक फॉर्मूला होता है, वो होता है हमारे पास असेट्स इक्वल्स टू इक्विटीज। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि हम अभी तक बोलते हैं लायबिलिटी लायबिलिटी, ठीक है। जो हमें बेसिकली समझाया जाता है कि असेट हमेशा लायबिलिटी के बराबर होंगी, बट एक्चुअली में वो वर्ड लायबिलिटी नहीं होता अकेला, उसके साथ कैपिटल भी होता है जो ओनर ने पैसा लगाया है, ठीक है। तो जो हमारी जनरल इक्वेशन बनती है वो हमेशा बनती है कि हमारी सारी असेट्स सारी इक्विटीज के बराबर होनी चाहिए, हमारी सारी असेट्स सारी इक्विटीज के बराबर। अब आप बोलोगे इक्विटीज क्या है, इक्विटीज में हमारे पास आती हैं दो चीजें, एक आती है लायबिलिटीज, एक आती है कैपिटल। लायबिलिटी वो होती है जो हमने बाहर वालों से उधार लिया है, जैसे मैं बिजनेस चला रही हूँ, मैंने बाहर से किसी से लोन ले लिया, बाहर से किसी से उधारी ले ली, बाहर से किसी से कुछ उठा लिया, मतलब मैंने कहीं ना कहीं किसी तीसरे बंदे से, थर्ड पार्टी से चीज उठाई है, ठीक है। लेकिन दूसरी चीज क्या होती है, कैपिटल। अब कैपिटल में आप बोलोगे, मान लो अगर सोल प्रोप्राइटर बिजनेस है, एक इकलौता बंदा चला रहा है, तो उसने जो पैसा लगाया होगा खाली वो कैपिटल में आएगा। लेकिन उसी जगह पे अगर पार्टनरशिप हो, तो हम दो बंदों ने पैसा लगाया है, तो वो उन दोनों बंदों का पैसा जो उन्होंने स्टार्टिंग में लगाया है, इनिशिएट करते, नॉट इनॉग्रेट, इनिशिएट करते हुए जो लगाया है, उसे हम क्या बोलेंगे, कैपिटल का पार्ट। ऐसी कंपनीज में जैसे शेयर होल्डर्स होते हैं वो सब कैपिटल का पार्ट होते हैं, तो वो आता है कैपिटल में। तो ध्यान रखना है कि असेट्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू इक्विटीज, और ये आपका वाइवा का क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है। क्या करते हैं जब वाइवा में क्वेश्चन पूछते हैं तो वी यूजुअली आस्क कि असेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज और इक्विटीज और बोथ। सो वी हैव टू से दैट एक लायबिलिटीज इज अ पार्ट ऑफ इक्विटी, लायबिलिटी इक्विटी का हिस्सा है, असेट हमें हमेशा इक्विटी के बराबर लानी है। तो इक्विटी में क्या क्या दो क्वेश्चन आएंगे, लायबिलिटीज और कैपिटल। इसका दूसरा नाम भी याद रखना, कई बार कंफ्यूज करने के लिए आपको दोनों नाम भी दे देते हैं। तो आउटसाइडर्स इक्विटी, बाहर वालों का पैसा, कैपिटल मतलब ओनर्स का पैसा। क्लियर है, बहुत अच्छे से क्लियर है ये वाली चीज। तो ये होता है हमारे पास डेफिनेशन और हमारा फॉर्मूला, राइट। एक बार आप फिर से देख लो, इट इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन व्हिच शोज असेट्स एंड लायबिलिटीज आर इक्वल। फिर हमने पढ़ा इट इज अ डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। व्हाई इट इज अ डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, बिकॉज हमारी एक डेबिट होगी तो दूसरी चीज क्रेडिट भी होगी, अगर डेबिट है तो डेबिट में प्लस होगी या माइनस होगी, राइट। फिर हमने पढ़ा असेट इज ऑलवेज इक्वल्स टू इक्विटीज, क्योंकि इक्विटीज के दो पार्ट होते हैं, बाहर वालों का पैसा और अंदर वालों का। अंदर मतलब खुद का जो ओनर है उसका पैसा, उनके दोनों के नाम क्या है, लायबिलिटी और कैपिटल। लायबिलिटी को हम बोलते हैं आउटसाइडर्स इक्विटी, बाहर वालों का थर्ड पार्टी, और कैपिटल को हम बोलते हैं ओनर्स इक्विटी। बिफोर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन, हम उससे पहले की एंट्री समझें, फॉर्मेट क्या है, क्वेश्चन क्या है, मैं आपको पहले तो एक चीज का आइडिया दे देती हूँ कि फॉर्मेट क्या है और फॉर्मेट के साथ कि आपको कैसे क्वेश्चन करना है, ठीक है। ध्यान रखना इसके तीन मेन स्टेप्स हैं, हाउ यू हैव टू प्रोसीड, आपको क्वेश्चन करना कैसे, सीखने कैसे है। सबसे पहले जो आपको ट्रांजैक्शन क्वेश्चन में दे रखी हो, जो भी आपको क्वेश्चन करने के लिए दिया हुआ है, उसके हर एक पार्ट की जो ट्रांजैक्शन है, उस ट्रांजैक्शन को करने से पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि जो ट्रांजैक्शन है वो हमारी असेट है या हमारी लायबिलिटी है या हमारा कोई एक्सपेंस है, रेवेन्यू है, और अगर रेवेन्यू है तो कहाँ जाएगा, एक्सपेंस है तो कहाँ जाएगा, वो सब चीजें, ठीक है। दूसरे स्टेप पे आपको ये एनालाइज करना कि जो चीज हम कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन हो रही है, इससे पैसा आ रहा है, जा रहा है, हमारी उधारी बढ़ रही है, घट रही है, हमारा कोई चीज किसी चीज की वैल्यू भी बढ़ रही है, घट रही है, वो सब चीजें देखनी है,
ठीक है। थर्ड स्टेप क्या है, आपको उसको रिकॉर्ड करना है, हर स्टेप पे ये चेक करना है कि आपने एक एंट्री करी तो हमारे इस स्टेप के बाद हमारी असेट का टोटल और हमारा इक्विटी का टोटल बराबर आना चाहिए। अगर बराबर नहीं आ रहा है इसका मतलब आपने ट्रांजेक्शन में कहीं गड़बड़ करी है। तो मैंने आपको इसको 3 मेन स्टेप्स बताए। फर्स्ट स्टेप क्या है, आपको आइडेंटिफाई करना है, पता करना है कि हमारी कैपिटल है, असेट है, रेवेन्यू है, एक्सपेंस है तो किस में आएगा, असेट में आएगा, लाइबिलिटी में आएगा या कैपिटल में आएगा, वो सब चीजें। दूसरी चीज आपको देखना है कि इससे हमारा इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। थर्ड चीज हमें क्या देखनी है कि हर स्टेप के बाद हमारा असेट और इक्विटी बराबर आना चाहिए। ठीक है। अब इसमें जो हमें 2 मेन चीजें पढ़नी है वो ये पढ़नी है कि हमारी कोई भी ट्रांजैक्शन हो या तो उसका 2 इफेक्ट होंगे, मतलब एक जगह पे बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा, या दोनों जगह पे बढ़ रहा होगा या दोनों जगह पे घट रहा होगा। दोनों जगह मतलब असेट और लायबिलिटी। ठीक है, अगर मान लो असेट बढ़ रही है तो लायबिलिटी भी बढ़ रही है, असेट घट रही है तो लायबिलिटी भी घट रही है। या अगर एक साइड पे है, खाली असेट की साइड पे वो एंट्री हो रही है तो या तो असेट बढ़ेगी तो उसी असेट से घटेगी, या लायबिलिटी बढ़ेगी तो उसी साइड पे वो घटेगी। ठीक है। और कुछ एंट्रीज के 3 इम्पैक्ट होते हैं। वो 3 इम्पैक्ट बेसिकली आपके होते हैं कि जिस चीज पे हमें प्रॉफिट या लॉस हो रहा हो। ठीक है। अब बहुत तसल्ली से, वैसे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही देना, राइट। ठीक है। तो मैं ये बोल रही हूँ कि अगर आपको एक एक ट्रांजेक्शन ये वाली याद हो गई ना कि ये ऐसे जाता है, इसका ट्रीटमेंट ऐसे होता है, ये क्यों हो रहा है, तो आपको इस चैप्टर में तो कोई नहीं हरा सकता, राइट। तो अब हम एक एक ट्रांजेक्शन पे आते हैं और पढ़ते हैं कि क्या होगा। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा फॉर्मेट का आइडिया देती हूँ कि फॉर्मेट के हमेशा हमारे नंबर होते हैं। ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ लिखना है, तो मैंने फॉर्मेट लिखा, आप लिखोगे अकाउंटिंग इक्वेशन, राइट। उसके बाद आप डालोगे सीरियल नंबर, हर ट्रांजेक्शन का नंबर रिकॉर्ड करने के लिए। फिर आप डालोगे ट्रांजैक्शन, क्योंकि हम यहाँ लिखेंगे कि कौन सी ट्रांजैक्शन करी है। फिर यहाँ लिखा हमने सबसे पहली लाइन में असेट इज ऑलवेज इक्वल टू इक्विटीज, क्योंकि हमें प्रूव भी करेंगे लास्ट में, असेट इज ऑलवेज इक्वल्स टू इक्विटीज। फिर हम आए किस पे, लाइबिलिटी। इक्विटी के अंदर हमने पढ़ा लाइबिलिटी और कैपिटल, कैपिटल को अलग से लिखेंगे, लाइबिलिटी को अलग से लिखेंगे। अब ये थी मेन हेडिंग्स। अब जैसे जैसे हम एंट्री करते जाएंगे ना वैसे वैसे हम उसको ऐड ऑन करते जाएंगे कि भाई हमारी एसेट्स में ये वाली एसेट की बात करें तो इसका अमाउंट यहाँ है, कैश है तो कैश में, बैंक है तो बैंक में, डेटर्स है तो डेटर्स में, वो सारी चीजें हम यहाँ पे ऐड ऑन करते जाएंगे। क्लियर, फॉर्मेट ठीक है, प्यार से समझ में आ गया। अब आते हैं हम एंट्रीज पे। तो अब हम एक एक ट्रांजैक्शन को, इस वीडियो में मैं बेसिकली आपको हर एक ट्रांजैक्शन का ट्रीटमेंट बताऊंगी और ट्रीटमेंट बताने के बाद मैं आपको क्वेश्चन का भी आइडिया दूंगी। वैसे आपको इसी ट्रीटमेंट से क्वेश्चन का आइडिया हो जाएगा। स्टिल आई विल हेल्प कि मैं एक एक करके उसके बाद आपको जितने बड़े क्वेश्चन होंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियोस में कवर कर दूंगी, राइट। बस आप इस बेसिक को समझ लो तो आपको मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन को समझाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही क्वेश्चन कर लोगे, राइट। देखो अब सबसे पहली जो चीज है वो है हमारे पास पहली ट्रांजैक्शन, ऐसे दिया हुआ होगा क्वेश्चन में लिखा हुआ है कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। राहुल, कोई भी एबीसी लिमिटेड कंपनी, कुछ भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वैसे राहुल या कोई एक पर्टिकुलर बंदे का नाम होगा तो राहुल मतलब मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, कोई रैंडम नेम नहीं लेती, ठीक है, जस्ट रैंडमली कि हाँ भाई ये इसका नाम है, ठीक है, राहुल, मोहन, कोई एनीवन। तो राहुल कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, उसने बिजनेस कैश से शुरू किया। पहला स्टेप ये सोचना है कि उसने कैश से शुरू किया है तो कैश आएगा, राइट, कैश आएगा ना, तो कैश तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। पर मैंने बोला हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होंगे। जब कैश आ रहा है तो वो कैश किस पर्पस से आ रहा है, बिजनेस के पर्पस से, और जब ओनर पैसे लगाता है ना तो उसे हम कैपिटल बोलते हैं। तो जब भी ये ट्रांजैक्शन लिखी हो कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, तो क्या करना है, असेट के नीचे आपको छोटा सा कैश लिखना है, और कैपिटल तो है ही हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे मैं प्लस में लिख दूंगी कैपिटल। तो क्या करना है इसको, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, मेरे पे कैश आया, मान लो यहाँ पे मैं भी अमाउंट ले लेती हूँ 5000 रुपये, ठीक है, उसने कोई छोटा बिजनेस था 5000 से शुरू किया, तो मेरे क्या लिखूंगी, हाँ लिखूंगी नंबर 1 कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, सो आई विल राइट 5000 इन कैश, प्लस का सिंबल लगा दो अगर कुछ और होता है अभी, फिर 5000 इधर और प्लस 5000 कैपिटल में। तो हुआ ना, मैंने बोला था ना या तो 2 एस्पेक्ट होंगे या 3
निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे क्या इफेक्ट आया, मेरा असेट भी बढ़ गया 5000 से, मेरा कैपिटल भी बढ़ गया। तो क्या ये बैलेंस हो रहा है? बेशक बैलेंस हो रहा है। 5000 अभी बैलेंस्ड है। बट पहले ही चैप्टर पे मतलब पहले ही पार्ट पे आपको ये नहीं करना है कि इक्वल कर दो, मतलब अभी तो कुछ ऐड ही नहीं हुआ ना, तो ये सीधा सीधा दिख रहा है, तो यहाँ पे कुछ ऐड या माइनस नहीं करना। फिर मेरे पे क्वेश्चन आता है परचेज फर्नीचर फॉर कैश। ये थोड़ा सा समटाइम्स ट्रिकी होता है। अब यहाँ पे अभी इसको समझाने से पहले मैं पहले ये समझा देती हूँ गुड्स क्या है। ठीक है, गुड्स हम किसे बोलते हैं? गुड्स हम किसे बोलते हैं? वो सामान जिस बिजनेस में हम डील कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मेरा काम था कपड़ों बेचना, तो मैंने मान लो फैब्रिक उठाया, तो मैंने उसको क्या बोला, मैंने गुड्स लिए, मैंने गुड्स लिए कैश में। इसका मतलब मैंने गुड्स लिए और कैश लिए, तो मेरे पे गुड्स आए, मेरे पे सामान आया और उसके बदले मैंने कैश दिया। पर अगर मैंने प्रीवियस चैप्टर्स पढ़े हुए हैं तो मुझे पता है कैश भी एसेट है और गुड्स भी एसेट है। तो कैश और गुड दोनों एसेट है, तो लायबिलिटी पे तो कुछ आया ही नहीं, कोई बात नहीं। इसका मतलब एसेट पे एक चीज प्लस होगी और दूसरी चीज माइनस होगी। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, परचेज गुड्स फॉर कैश। तो गुड्स को हम यहाँ पे गुड्स नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं स्टॉक। क्या लिखते हैं? स्टॉक। ठीक है, ये पहला वाला एज इट इज उतार देना है 5000, इसमें कोई चेंज नहीं है। फिर मैंने क्या लिखा, स्टॉक। स्टॉक मान लो मैंने सामान लिया है 15,000 रुपीज का, तो मैंने यहाँ लिख दिया 15,000 रुपीज। ठीक है, यह एक काम करते हैं 15 नहीं लेते हैं क्योंकि हम पे अभी कैश कम है, हम लोग गरीब हैं। तो कैश में हमने क्या कर दिया, मान लो मैंने गुड्स लिए 3000 रुपीज के, राइट, मैंने 3000 का स्टॉक लिया है। जब मैंने स्टॉक 3000 का ले लिया, अब कैपिटल में तो कुछ है नहीं भाई, कैपिटल में कोई चेंज आया नहीं आया, तो ये तो एज इट इज 5000 उतारना पड़ेगा। बट अगर आप देखो ये तो 5000 प्लस 3000 8 हो गया और ये 5 ही रह गया, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई चीज प्लस है तो कोई माइनस भी होगी। मेरे पे स्टॉक तो पड़ा, मेरे पे सामान आया, पर मैंने किस में पेमेंट करी है? कैश में। तो मेरा कैश में से 3000 रुपये माइनस हो जाएगा। माइनस कैसे दिखाते हैं हम? ब्रैकेट बनाकर। ध्यान रखना जहां पे भी ब्रैकेट है इसका मतलब वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो अब अगर मैं इसका टोटल करूं यहाँ पे तो क्या आएगा, 2000 प्लस 3000 इक्वल्स टू 5000। ध्यान रखना आगे पीछे नहीं जाना है, जिस चीज को जहां लिख रहे हो, स्टॉक लिखा है तो पहले स्टॉक ही लिखो, उसके बाद चीज को ऐड ऑन कर लेना। क्लियर है? अब ये मैंने गुड्स तो बता दी, गुड्स वो सामान जो मेरा बिजनेस से डील कर रहा है। मान लो नेक्स्ट आया मेरे फर्नीचर। अब कई बार क्या होता है ना, कुछ लोगों का यहाँ पे दे रखा हो कि फर्नीचर की ही कंपनी है, अगर वो फर्नीचर की कंपनी है फर्नीचर खरीद रही है तब तो वो स्टॉक में ही आता, लेकिन मेरी कंपनी कौन सी है? कपड़े बनाने की। तो अगर मैंने फर्नीचर ले लिया तो मेरे लिए तो फर्नीचर एक असेट हो गई ना, लॉन्ग टर्म असेट। मैंने कोई मान लो बड़ी सी मशीन खरीद ली कपड़े बनाने की, तो मेरे लिए तो वो असेट हो गई ना, तो उसको हम गुड्स में नहीं स्टॉक करेंगे, स्टॉक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारी परचेज नहीं है, वो हमारा फर्नीचर है, वो हमारी फुल टाइम असेट है। तो यहाँ पे जो भी अलग सी चीज हो, अब एक बार बताओ, ये मैंने कैश में करी है, राइट? तो मैंने मान लो कोई चेयर ली थी, फर्नीचर में अभी छोटा सा लिख दे रही हूँ, मैंने फर्नीचर लिया था कितने रुपए का? 1000 रुपए का। मैंने 2-3 चेयर उठाई थी, हो गया मेरा काम। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, अभी ऊपर नीचे हो गया, बट मैं यहाँ पे क्या करूंगी 5000। ठीक है, ये मान लो कि ये वाली एंट्री 3rd नंबर पे, ये वाली एंट्री 2nd नंबर पे थी, राइट, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। स्टॉक में मेरे पास कितना था? 3000, राइट। फर्नीचर में मैं कितना ऐड कर रही हूँ? 1000। मेरे पे 1000 फर्नीचर तो आया, बट क्या ऐसा कैपिटल पे कोई फर्क पड़ेगा? बताओ, कैपिटल पे कोई फर्क पड़ा? बिल्कुल भी नहीं। ये कोई ना लायबिलिटी बना रहा है और ना मेरा कोई कैपिटल में ऐड हो रहा है। तो ये क्या होगा, फर्नीचर मेरी असेट बढ़ी और मैंने यहीं से, यहाँ पे सेकंड स्टेप था मेरा 2000 रुपये का। ठीक है, यहाँ पहले ये स्टेप है फिर ये स्टेप है, तो 2000 में से कितने रुपए गए? 1000 रुपये। मेरे पे कितना बैलेंस बचा? 1000, फिर 3000, फिर 1000 इक्वल्स टू 5000। अब आप कहोगे देखो अमाउंट सेम ही चल रहा है, 5000, बट यहाँ पे अब बाइफर्गेशन हो गया है कि ये कैश में इतना बचा है, स्टॉक का इतना है, फर्नीचर का इतना है। तो हमें यही चीज को रिकॉर्ड करना है कि हर ट्रांजैक्शन का इफेक्ट क्या है। इज दैट क्लियर? ये 3 ट्रांजैक्शन समझ में आई।
मैं अभी पूरा रब कर दूंगी क्योंकि मुझे मतलब इसके बेसिस पे नहीं चलना है, जस्ट एंट्री समझा रही हूँ तो आपको टोटल करके बता रही हूँ कि आपको हर स्टेप पे टोटल लिखना है। ये 3 ट्रांजेक्शंस आई होप आपको क्लियर होंगे, राइट। चलो अब नेक्स्ट 3 एंट्रीज पे चलते हैं। एंट्रीज क्लियर है। अब अभी मैंने क्या किया है, जो 3 एंट्रीज लास्ट करी थी कैश, स्टॉक, फर्नीचर वाली, उसका सिर्फ अभी अमाउंट ले दिया ताकि आपको मैं हर स्टेप पे इक्वालिटी दिखा सकूं, राइट। अब मेरे पास आ रहा है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। पहले जब मैंने परचेज गुड्स करे थे वो मैंने करे थे किस पे, कैश पे, तो मैंने तब सामान खरीदा और सीधा कैश पेमेंट कर दी। जब वर्ड लिखा आ जाए क्रेडिट, इसका मतलब मैंने उधार लिया है, ठीक है। मान लो मैंने सामान लिया, मैंने कहा मैं आपको दे दूंगी, तो मेरे लिए तो लाइबिलिटी बनी ना कि मुझे पे ऑफ करना है, राइट। तो अब इसका तो असेट पे भी इफेक्ट आएगा और लाइबिलिटीज पे भी आएगा। तब क्या होगा, मान लो मैंने गुड्स खरीदे हैं 5000 के, राइट, मैंने 5000 के गुड्स खरीदे ऑन क्रेडिट पे। तो अब क्या होगा, सबसे पहले तो मेरा गुड्स है, गुड्स मतलब मेरा बिजनेस का सामान है, तो स्टॉक में बढ़ेगा कितने रुपए, 5000 रुपए, क्लियर। 5000 यहाँ बढ़ा, और जब मैंने स्टॉक को उधारी पे लिया है तो क्या बनेंगे मेरे क्रेडिटर्स। तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे, क्रेडिटर्स, ठीक है, क्रेडिटर्स। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिटर्स में कितना प्लस होगा, 5000, राइट। ये 0 है, अभी यहाँ पे कुछ ऐड ऑन हुआ ही नहीं है अभी। तो अब मेरे पास कितना बैलेंस बचा, हर स्टेप पे बैलेंस करके देखना है। ये हुआ 1000, ये हुआ 8000, ये हुआ 1000, 5000 और 5000। तो मैं चेक करूं, 5 हो गया 10000, इधर करूं 8, 1000 1000, तो 8000 प्लस 2000 10000, क्लियर है। तो जब भी हम क्रेडिट पे लेंगे तो उसका इफेक्ट असेट पे भी आएगा और लाइबिलिटीज पे भी आएगा, तो असेट में भी बढ़ेगा और लाइबिलिटी में भी बढ़ेगा, क्लियर है। फिर नेक्स्ट आता है, अब देखो मैंने गुड्स का जो सेल करते हैं, ये तो परचेज था, अगर हम सेल करते हैं ना तो एक चीज तो पहले नॉर्मल ट्रांजेक्शन बताती हूँ। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, मैंने 5000 के गुड्स को कैश में बेच दिया, वो होती है नॉर्मल एंट्री। उसका भी मैं बता देती हूँ क्या होगा। मैंने सामान बेचा, कैश में बेचा, तो क्या होगा, स्टॉक में से जाएगा ना, ये सामान तो बेच रही हूँ, तो 5000 तो मेरे यहाँ से माइनस हो जाएंगे। और जब मैंने सेल करी, इन्होंने कुछ नहीं बताया, इसका मतलब मैंने कैश लिया है, जब सेल करते तो पैसा आता है, तो वो 5000 यहाँ पे प्लस हो गया, तो यहाँ पे माइनस या प्लस, तो काउंटर बैलेंस हो गया ना, तो अब कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। गुड्स की सेल की एंट्री आ गई। अब जो मेन एंट्री कंफ्यूज करती है ना, वो यहाँ ऐसी वाली एंट्री करती है। क्या बोला है, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹2500। जब बोले कि गुड्स की कॉस्ट 2500 है, कॉस्ट का मतलब है उसका जो बनने का सामान, मतलब एक्चुअली सामान की जो वैल्यू है, लेकिन हमें कोई बहुत अच्छा बायर मिल गया, हमने उसको 4000 में बेच दिया, ठीक है, तो हमें कितने का प्रॉफिट हुआ, 1500 का, ठीक है। पर एक बात बताओ, मेरे गुड्स तो 2500 रुपए के गए ना, मुझे पैसा ही तो 4000 रुपए मिला है, गुड्स तो 2500 के गए, तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। अब ये वाली एंट्रीज होती है वो एंट्रीज जिनके 3 इफेक्ट आते हैं, ठीक है। सबसे पहले मेरे पे गुड गया 2500 रुपए का, तो कहां से जाएगा स्टॉक, यहां से, राइट। फिर मैंने क्या किया, मैंने बेचा कितने में, 4000 रुपए में, लेकिन यहाँ पे कैश नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है क्रेडिट। तो जब हम उधारी में सामान बेचते हैं तो वो क्या होता है, डेटर्स होते हैं, नॉट क्रेडिटर्स, डेटर्स होते हैं, ठीक है। तो मान लो मैंने जिससे भी लिया है, मुझे नाम नहीं दिया हुआ, अगर नाम होता तो मैं सीधा लिख देती, जैसे डेटर्स में लिखेंगे हम, तो यहाँ लिखेंगे जरा डेटर्स अकाउंट, राइट। डेटर्स से मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया कितने रुपए, 4000 रुपीज की, मुझे उससे 4000 रुपए मिलेंगे। 2500 माइनस किया, 4000 प्लस किया, ये तो बैलेंस नहीं हुआ, कितने का गैप आया, 1500 का। अब वो 1500 क्या है, 1500 है हमारा प्रॉफिट, हमारे कम का सामान था, ज्यादा में बिक गया, प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट का क्या होगा, प्रॉफिट हमें पता है किस में ऐड करते हैं, हम कैपिटल में ऐड करते हैं, तो जो 1500 का डिफरेंस है वो आप यहाँ पे प्लस कर दो। तो आप खुद देखो यहाँ पे 4000 प्लस हुआ है, 25 माइनस हुआ है, तो कितना का इफेक्ट आया, 1500 प्लस का।
यहाँ पे भी 1500 प्लस हो रहे हैं। क्या बैलेंस हुआ मेरा? बिल्कुल आराम से बैलेंस हुआ। बैलेंस करके भी दिखा देती हूँ। ये हुआ 1000, ये हुआ 5500, हाँ ठीक है, 1000, 4000 इक्वल्स टू 5000 प्लस 6500। तो ये सीधे सीधे देखें तो कितना हुआ? 11500। इसको चेक कर लेते हैं। 4000, 5000, 6000, तो 6000 प्लस 5500 11500। ये एंट्री क्लियर है? ये वाली एंट्री क्लियर है? यहाँ पे मतलब आपको इक्वल्स टू नहीं बनाना है, मैं बस पूछ रही हूँ कि ये वाली क्लियर है या नहीं। ठीक है, ध्यान रखना है 2500 का सामान गया है तो 2500 ही माइनस होंगे। 4000 का डेटर से, मान लो कैश में तो यहाँ कैश में ऐड हो जाता, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उधारी पे है तो डेटर आ गया, वरना कैश में लिख देते, इफेक्ट वही होता। फिर 1500 का फायदा हुआ तो फायदा नुकसान हमेशा कैपिटल में आता है, ये चीज आप ध्यान रखना। क्लियर है? फिर आता है मेरे पास रेंट सैलरीज पेड। जब भी कोई खर्चा हो, रेंट सैलरीज पेड, कोई भी ऐसा खर्चा जो हम एक्सपेंस कर रहे हैं, ठीक है, तो एक्सपेंसेस का क्या होता है? रेंट सैलरीज पेड, राइट, रेंट सैलरीज पेड। तो मैं पे कर दिया, मतलब कर दिया, तो कैश में गया होगा। मान लो मेरे पे रेंट था 1000 रुपये का और सैलरी देनी थी मेरे को, चलो ठीक है, रेंट देना है 200 रुपये का, सैलरी देनी है 300 रुपये की। अभी मेरा अमाउंट कम है इसलिए मैं बोल रही हूँ उसके हिसाब से, वरना तो क्वेश्चन के हिसाब से होगा। रेंट था 100 रुपये का और सैलरी थी 200, तो मैं क्या करूँगी? 100 रुपीज रेंट के माइनस और 200 रुपीज सैलरी के माइनस। किस में से? कैश में से, बिकॉज आई हैव पेड, मैंने पे कर दिया, राइट। अब जब पे कर दिया, यहाँ से कम हुआ ना, तो उधारी पे कोई फर्क आएगा ना एसेट पे कोई फर्क आएगा। किस पे फर्क आएगा? मेरी कैपिटल पे। तो यहाँ से भी 100 रुपये माइनस करो और यहाँ से भी 200 रुपीज माइनस करो। कोई भी खर्चा ऐसा जो हम पे कर चुके हैं वो कैश में से और हमारा कैपिटल में से माइनस होता है, राइट। रेंट किस में से बोला मैंने? रेंट सैलरीज, तो रेंट में से यहाँ गया और हमारा कैपिटल में से गया। आई होप ये क्लियर होगा। अब हम बैलेंस कर देते हैं, तो ये आएगा आपका 700 के अराउंड, ये होगा 5500 के अराउंड, 1000 के आपके हो गए फर्नीचर, 4000 का आपका हो गया डेटर्स, राइट। इधर का हो गया, इधर का मैच कर देते हैं। 5000 प्लस 300 हटा दें हम तो 6200, ठीक है, 6200। क्लियर है ये वाली एंट्री? बहुत अच्छे से आ गई, ये सारी चीज़ समझ में आ गई। अब लास्ट एंट्री मैं आपको बता देती हूँ क्या है। लास्ट एंट्री है मेरे पास, यहाँ तक क्लियर है, परचेज सेल एक्सेट्रा बेसिक एंट्रीज है, 7 एंट्री। फिर है विड्रॉज फॉर पर्सनल यूज। अगर मान लो बोल दिया जो राहुल था जिसने कैपिटल लगाई थी, जिसका बिजनेस था, उसने अपने पर्सनल खर्चे के लिए पैसे निकाल लिए, तो उस पर्सनल खर्चे को पहले हम क्या बोलते हैं? कमेंट करके बताओ, ठीक है। उस पर्सनल खर्चे को हम क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे हम बोलते हैं ड्राइंग अकाउंट, ठीक है। हमारा पर्सनल खर्चा जो होता है वो ड्राइंग होता है। अब जब ड्राइंग करी है तो हमने क्या क्या निकाला होगा? कैश में से पैसा और कैपिटल में से पैसा, क्योंकि हमने ड्राइंग करा है, पर्सनल यूज के लिए निकाला है, तो कैपिटल में से कम होगा। तो मान लो मैंने ड्राइंग में निकाले 500 रुपीज, ठीक है, तो मैंने यहाँ क्या किया? -500 ड्राइंग का बता रही हूँ, ठीक है। ये जीरो, इनमें कोई चेंज आया ही नहीं क्योंकि ये 55,000 क्रेडिट, उसमें कुछ चेंज नहीं है। फिर मेरा क्या हुआ? 500 यहाँ से लेस हो गया। तो ड्राइंग का इफेक्ट क्या आया? मेरा कैश में से कम और कैपिटल में से कम। तो मैं जरा टोटल कर देती हूँ। 200 प्लस 5500 प्लस 1000 प्लस 4000 इक्वल्स टू मेरा हो गया ये, सॉरी आई गेस ये मैंने एक्स्ट्रा लिखा है, इट विल बी 0, ठीक है। 5000 एंड मेरा हो गया 500 कम कर दिया तो 5700, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, ये हो गया 5700 एंड 5700 प्लस 5 10,700। सिमिलरली है आपकी इक्वेशन सॉल्व हो गई। अब क्या करना होता है लास्ट में? अभी तो हम और भी एंट्रीज करेंगे बट मैं अभी बेसिक बता रही हूँ। ये होती है 7 मोटी मोटी एंट्रीज, मेन एंट्रीज, राइट। तो अब जब यहाँ पे क्वेश्चन हो गया, आपका काउंटिंग इक्वेशन मैच हो गया, आपसे 2 नंबर का क्वेश्चन कर लेंगे, बैलेंस शीट बना दो।
ठीक है। तो बैलेंस शीट में भी अभी हम बता रहे हैं कैसे कैसे करना है, बस ध्यान रखना है कि सारी असेट को असेट साइड लिखना है, लाइबिलिटीज को नाउ आई एम लाइबिलिटी एडिंग द क्लिप ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट को कैसे करना है। तो जब भी हमने क्वेश्चन किया, आप उसमें देखो कि कैश अकाउंट में 200 रुपये बचे हुए थे, स्टॉक में 5500, फर्नीचर के 1000, डेटर्स के 4000, क्रेडिटर्स के 5000 और 5700। दिस वाज आवर लास्ट बैलेंस। ठीक है, ये लास्ट बैलेंस था। अब इस पे अगर वो 2 नंबर की आपको बैलेंस शीट दे दें तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने सबसे स्टार्टिंग में बोला था कि ये राहुल का बिजनेस था, तो कैसे लिखेंगे, बैलेंस शीट ऑफ राहुल। एग्जैक्टली ये नेम लिखना है, फॉर्मेट ढंग से बनाना है, और उसमें एज एट लिखेंगे। एज एट क्यों लिखेंगे, क्योंकि वो एक पोजिशनल स्टेटमेंट होती है कि हमें पर्टिकुलर डे पे बताती है कि हमारे जो फर्म है, हमारा जो बिजनेस है, उसकी कितनी लाइबिलिटी है, क्रेडिबिलिटी है और कितनी असेट्स हैं। तो लाइबिलिटीज़ हमेशा हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे लिखी जाएंगी और असेट हमेशा राइट हैंड साइड पे। इसका फॉर्मेट होता है कि लाइबिलिटीज़ अमाउंट, असेट्स अमाउंट, राइट। अब जब हमने अकाउंटिंग क्वेश्चन सॉल्व करी तो उसकी जो लास्ट की स्टेटमेंट बची थी अमाउंट्स वाली, हमें देखना है जो जो लाइबिलिटी है उसको लाइबिलिटी साइड लिखना है, जो जो असेट की साइड थी वो असेट साइड लिखना है। तो लाइबिलिटी में मेरे पे 2 चीज़ें बची हुई थी, हो सकता है आपके पास ज़्यादा भी बचे, बहुत सारी चीज़ें हो। तो क्रेडिटर्स प्लस कैपिटल, मैंने क्रेडिटर्स का अमाउंट लिखा, कैपिटल का अमाउंट लिखा। फिर मैं असेट पे आई, असेट पे मैंने देखा कैश लिखा, स्टॉक लिखा, फर्नीचर लिखा, डेटर्स लिखा। जैसे कैश का अमाउंट 200, लास्ट वाला अमाउंट, नॉट पहला वाला अमाउंट, लास्ट वाला अमाउंट था वो डाला, 5500, 1000, 4000, और दोनों साइड को मैच कर लिया। अगर दोनों साइड मैच होंगे तो इसका मतलब आपका आंसर परफेक्टली सही था। वैसे भी ये मैच होंगी क्योंकि आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में मैच की थी, राइट। तो अब हम चलते हैं लास्ट की 4 एंट्रीज पे, जो मेन एंट्रीज है वो हम कंटिन्यू करेंगे ऑन दी बोर्ड। हमारी लास्ट 4 मेन एंट्रीज, नॉट 4, बेसिकली 6 हैं, बट अभी मेन 4 ये हैं जो समझनी है, लास्ट की 2 इज वेरी इजी। सबसे पहले आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर यू द टर्म, टर्म है क्या, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या है। कोई भी ऐसा खर्चा लाइक आउटस्टैंडिंग कि हमने उसको कर लिया है बट कैश में नहीं दिया, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल ले लो रेंट का, ठीक है। मान लो मेरी जो रेंट की ड्यू डेट है वो 7 तारीख को आ जाती है, 7th ऑफ मंथ, हर महीने के 7 तारीख को मुझे रेंट देना होता है। मैंने सितंबर से 7 से सितंबर अक्टूबर तक रेंट पूरा वो एरिया यूज़ किया, बट मैंने उस 7 तारीख को पेमेंट नहीं करी, बट मुझे उस तारीख पे तो उस खर्चे को रिकॉर्ड करना ही है, उस पर्टिकुलर डे पे उस खर्चे को तो रिकॉर्ड करना है, बट मैंने अभी दिया नहीं है, मैंने कहा अभी दे दूंगी, बट एक्चुअली में वो खर्चा किस दिन का है, वो उस पर्टिकुलर डे, उस 7 तारीख का है। तो उस 7 तारीख को हमें एक्चुअली में रिकॉर्ड कैसे करना है, ठीक है, उस अकाउंटिंग इक्वेशन में। समझ में आया। तो फॉर एग्जाम्पल आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, किसी को सैलरी देनी थी पर्टिकुलर डे पे, अभी हमने नहीं दी, तो वो खर्चा जो हमने वैसे तो कर लिया है, हमारी लाइबिलिटी बन गई है उस पर, लेकिन हमने कैश में पे नहीं किया है। सो व्हाट इट विल बी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, हमारा एक्सपेंस है, खर्चा है, लाइबिलिटी है, ठीक है, हमें देना है, तो हम क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग, मैंने ओ ई लिखा है तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में इसको हम ऐड कर देंगे। मैंने ऐसे सिंबॉलिक्स बना रखे हैं फॉर यू। फॉर एग्जाम्पल मुझे रेंट देना था, ठीक है, 1000 रुपीज़ का, तो मैंने 1000 का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यहाँ प्लस किया। अभी लाइबिलिटी बन गई, बट मेरे हिसाब से तो इस दिन का खर्चा है ना, तो इस दिन का खर्चा है तो मैंने कैपिटल में से माइनस कर दिया। तो ध्यान रखना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटी ही साइड पे प्लस माइनस होगा। इन चारों में ही ऐसी ट्रांजैक्शन है कि प्लस माइनस सेम साइड पे ज्यादातर होंगी। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारी लाइबिलिटी है, क्योंकि अभी हमें पे करना है, तो लाइबिलिटी में लिखा मैंने और कैपिटल में से माइनस कर दिया, क्योंकि एक्चुअली में मैंने कैश तो नहीं दिया तो मैं कैश में से माइनस करूँ, बट उसका इफेक्ट कैपिटल पे तो आएगा ना, क्योंकि है तो इसी साल का खर्चा, तो यू हैव टू पे, साल नहीं दिन का। फिर है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड आप पढ़ते भी हो, प्री रिचार्ज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो प्री का मतलब क्या होता है, पहले ही दे देना। फॉर एग्जाम्पल मैंने पहले ही खर्चा कर दिया, मेरा रेंट 7 तारीख को आता है, मैंने 5 को ही दे दिया, तो अब उस 5 तारीख को मैं उसे कैसे रिकॉर्ड करूंगी, मैं 5 तारीख को रिकॉर्ड करूंगी, प्रीपेड एक्सपेंस है। मान लो मैंने अपना किराया दिया 1000 रुपये, कैश में से गया, या अभी आप 100 रुपये ले लो, कितनी हमारी लिमिट नहीं है, इसको भी इग्नोर मानना, ठीक है, वो तो प्रीवियस क्वेश्चन का चल रहा है। तो प्रीपेड एक्सपेंस मैंने 100 रुपये दे दिया, कैश तो गया, बट क्या वो अभी इसी दिन का खर्चा था, नहीं था। तो हमें याद रखना है ना कि भाई 7 तारीख को उसको रिकॉर्ड करना है, तो जब तक वो 7 तारीख नहीं आएगी, ड्यू डेट नहीं आएगी, तब तक क्या होगा, एसेट साइड में। ये एसेट क्यों है, क्योंकि अब इसका बेनिफिट हमें मिलेगा, हमने पेमेंट कर दी है,
अभी उसका फायदा मिलेगा, तो फायदा मिलेगा तो असेट है, अगर लाइबिलिटी बनती तो इधर आता, तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। तो प्रीपेड एक्सपेंस असेट साइड पे प्लस होगा और यहाँ पे माइनस होगा। तो इसको याद करने का तरीका अच्छा है कि दोनों जो एक्सपेंसेस वाली चीजें हैं उसमें जो आउटस्टैंडिंग है उसको हम आउटस्टैंडिंग लिख के यहाँ प्लस करेंगे और कैपिटल में माइनस करेंगे ऑन दी लाइबिलिटी साइड पे ही। लेकिन जो प्रीपेड एक्सपेंस है दैट इज आर असेट, ये हमारी लाइबिलिटी होती है, ये हमारी असेट होती है, ठीक है, ये लाइबिलिटी है, ये असेट है। तो असेट साइड पे है, ये कैश में से माइनस होगा और प्रीपेड एक्सपेंस करके हम लिख के प्लस कर देंगे, जैसे प्रीपेड रेंट, प्रीपेड सैलरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्लियर। फिर आता है हमारे पास एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम होता है इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, ऐसे इनकम जो हमने काम कर दिया उसके बदले बट हमें मिली नहीं है। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आप मेरे से कोचिंग ले रहे हैं, मैं आपको कोचिंग दे रही हूँ, तो मान लो आप पूरा महीना पढ़ने के बाद फीस देते हैं, राइट। तो क्या होगा, मैंने आपको पूरा महीना पढ़ाया, आपकी ड्यू डेट आती है 10 तारीख को, तो जैसे ही 10 तारीख आई, मैंने तो आपको 10 तारीख तक पढ़ा दिया पर आपने दिया नहीं अभी 10 को, आप 11, 12, 13, 14, 15, 16 जब भी देंगे वो आपकी मर्जी, पर मैंने तो 10 तक पढ़ा दिया, तो मेरी वो इनकम क्या हुई, मैं 10 तारीख को क्या रिकॉर्ड करूंगी कि भाई मेरी लाइबिलिटी बन गई है, मेरी लाइबिलिटी बनी है। गलत, मैंने लाइबिलिटी बोला और आप फंस भी गए, लाइबिलिटी नहीं, ये तो मेरी असेट है, कहीं ना कहीं तो मेरी असेट बन रही है ना, क्योंकि मुझे तो ये पैसा मिलेगा, मैंने कमा लिया है, मुझे देना नहीं है किसी को, मुझे मिलेगा। तो इन दोनों का ना दोनों साइड पे इफेक्ट आता है। कैसे? एक्रूड इनकम, तो क्या होगा, एक्रूड इंटरेस्ट ऐसी क्या चीज है, एक्रूड इंटरेस्ट ऐसी चीज है जो मुझे मिलेगा तो वो मेरी असेट हुई, तो मिलेगा मेरा फायदा है, तो असेट में प्लस हुआ, अभी क्योंकि मिला नहीं है तो मैंने कैश में नहीं डाला, बट मिलेगा तो मैंने असेट में डाला, और कैपिटल में प्लस होगा क्योंकि ये पैसा मेरे पास आएगा, ठीक है। तो जब भी आएगा वो एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन जब भी एक्रूड टर्म आए तो असेट साइड पे अलग से लिख देना है एक्रूड इनकम और कैपिटल में जाके ऐड कर देना है। क्लियर। फिर आता है अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम को हम और बोलते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, जगह नहीं है वरना मैं लिख देती इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ऐसी इनकम जो मुझे एडवांस में मिल गई है। अब उसी केस को उल्टा करो, मैंने आपको अभी पढ़ाया नहीं है बट आपने मुझे महीने की पहली तारीख को आके फीस दे दी कि मेरी 1 अगस्त से 1 सितंबर तक की आप फीस रख लो, और मैंने तो अभी पढ़ाया ही नहीं, तो इस चीज को मैं 1 अगस्त को कैसे रिकॉर्ड करूंगी, मैं करूंगी अनअर्न्ड इनकम, ऐसी इनकम जिसकी मेरी लाइबिलिटी बनती है आपको पूरा करना। मैंने पैसे ले लिए, अब आप मेरी लाइबिलिटी बनी ना आपको पढ़ाना, तो मेरी लाइबिलिटी बनी तो ये असेट साइड पे रिकॉर्ड होगा, नहीं, ये लाइबिलिटी साइड में हम लिखेंगे अनअर्न्ड इनकम, प्लस करेंगे, और आपने मुझे पैसे दिए ना, कैश आया ना, तो कैश में प्लस होगा। ठीक है, एक बार दोबारा बता रही हूँ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऐसा खर्चा जो मैंने करा नहीं है, मतलब कर लिया है बट उसकी पेमेंट नहीं करी, जैसे मैंने रेंट को पूरा एरिया यूज कर लिया बट रेंट की तारीख को रेंट दिया नहीं, तो इसको क्या करेंगे हम, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, मुझे देनी है तो मैंने लाइबिलिटी में प्लस किया और कैपिटल में से माइनस, क्योंकि मेरा पैसा जाएगा जब भी जाएगा, पर कैश में से नहीं क्योंकि अभी गया नहीं है। ठीक है, फिर आया प्रीपेड एक्सपेंस, ऐसा खर्चा जो मैंने माइनस तो कर दिया बट उसको भी बियर नहीं किया, जैसे कि हम रिचार्ज कराते हैं, हमने रिचार्ज करा दिया बट अभी यूज थोड़ी किया पूरे महीने, अभी तो करेंगे, तो कैश में से तो गया पर मेरी तो असेट बनी ना, क्योंकि मैं उसको यूज कर सकती हूँ, तो असेट में प्लस और इधर ही कैश में माइनस, अलग से नाम लिखेंगे प्रीपेड एक्सपेंस का। फिर आता है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का क्या होगा, वो इनकम जो मैंने कमा तो ली है पर पैसे नहीं मिले, मैंने आपको कोचिंग प्रोवाइड करा दी पूरे महीने और आप फीस आपने ड्यू डेट पे दी नहीं, अभी आप बाद में दोगे, ठीक है, तो मेरी तरफ से तो मेरा काम हो गया ना, तो मेरी तो ये असेट बनी क्योंकि मुझे पैसा मिलेगा, बट पैसा मिला नहीं है तो मैं अभी कहाँ ऐड कर दूंगी, कैपिटल में, जिस चीज का मिला या गया नहीं है ना उसको कैपिटल से ले लो, ठीक है, जैसे यहाँ माइनस किया था यहाँ प्लस कर दो। फिर है अनअर्न्ड इनकम, वो इनकम जो मैंने एडवांस में कमा ली, मुझे आपने एडवांस में फीस दे दी बट मैंने अभी आपको पूरे महीने पढ़ाया नहीं, तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस या अनअर्न्ड इनकम, ठीक है, तो मुझे मिल गई, मेरी लाइबिलिटी है ना अब आपको सर्विस प्रोवाइड कराना, मेरी लाइबिलिटी है ना आपको पढ़ाना, तो मेरी किस में आएगी, लाइबिलिटी में प्लस, और मुझे कैश मिला है तो प्लस। इज दैट क्लियर? ध्यान रखना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटी पे प्लस माइनस होगा, प्रीपेड एक्सपेंस असेट साइड पे प्लस माइनस होगा, एक्रूड इनकम इधर प्लस
और ये वाला इधर प्लस और इधर प्लस, ठीक है। तो प्लस 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 माइनस। आई होप आपको ये 4 टर्म क्लियर हो गए होंगे। अब लास्ट की 2 आती है, वो मैं आपको रैंडमली बता देती हूँ। एक होता है आपके पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, मान लो जो राहुल था जिसका खुद का बिजनेस था, उसने पर्सनली उसके लिए पैसा निकाल लिया, तो जब तक वो पैसा वो वापस डाल नहीं देगा तब तक वो कंपनी को, भले ही उसकी खुद की फर्म है बट उसको पैसा वो इंटरेस्ट के रूप में देना पड़ेगा। तो वो क्या करेगा, अपनी इसमें से देगा, कैपिटल में से ही माइनस और कैपिटल में ही प्लस हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि कैपिटल में वो कंपनी को तो मिलेगा और वो देगा कहाँ से, कैपिटल से ही देगा, क्योंकि कैपिटल भी तो उसकी है। तो यहाँ आ गया। सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, कंपनी देगी तो माइनस, लेकिन वापस से उसको तो मिल ही रहा है ना, क्योंकि वो ऐड तो इसमें करेगा, वो इकलौता बंदा है, तो प्लस। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमेशा कैपिटल में प्लस होते हैं और कैपिटल में से ही माइनस हो जाते हैं, ठीक है। तो ये था आपका एंटायर चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन का, जिसमें आप सबसे ज्यादा डर रहे थे, राइट। पहला चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, वीडियो को पॉज करके देखना, आराम आराम से देखना। मैंने हर एक एंट्री बता दी आपको, 9 to 10 11 12 जितनी भी एंट्रीज, 12 13 एंट्रीज थी आपको क्लियर कर दी है, राइट। नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रॉपरली आपको एक क्वेश्चन करा दूंगी कि हाँ ऐसे करते हैं। मैंने आपको बैलेंस शीट भी बता दी। स्टिल आपके पास कोई क्वेरी है, किसी टॉपिक में आपको ग्लिच हो गया, कुछ समझ नहीं आया, कोई भी चीज़, तो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए ही खुला हुआ है, आप डालो और मैं आपको प्रॉपरली उस वीडियो, उस चीज़ टॉपिक पे वीडियो, होप आप लोगों को वीडियो ये पसंद आई होगी। स्पेशली ये मेरे 11th के बच्चों के लिए थी, तो 11th के बच्चों के लिए आई होप सबसे पहला चैप्टर सबसे ही कंफ्यूजिंग होता है, बिल्कुल समझ नहीं आता है कहाँ प्लस माइनस हो रहा है। तो आई होप आपको हर एक टर्म का मीनिंग, हर एक चीज़ का मतलब समझ आएगा कि क्यों प्लस और क्यों माइनस वो किया जा रहा है। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और आज से एजुकेशन को सपोर्ट करो सो दैट वी कैन प्रोवाइड यू विद मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। थैंक यू।